अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने गैसेस लॉज को डिस्कस किया था और गैसेस लॉज को डिस्कस करने के बाद हमने ये कह लीजिए थर्मल एक्सपेंशन हमने डिस्कस की थी। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस की। फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बाद फिर हमने एक्सपेंशन इन गैसेस को डिस्कस किया, जिसको हमने एज अ टॉपिक ऑफ गैस लॉज पढ़ा। देन गैस लॉज के बाद हमने बॉयस लॉज में पढ़ा, चार्ल्स लॉज में हमने डिस्कस किया। देन उसके अंदर हमने उनको कंबाइन करके एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन हमने बनाई, जिसको हमने जनरल गैस इक्वेशन कहा, फिर यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कहा। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसको हम KMT ऑफ गैसेस कहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को आप केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस कर आ चुके हो। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में उसको मालूम पढ़ा है थोड़ा सा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे जो है वो उसकी प्रेशर्स वगैरह की इंटरप्रिटेशन या डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, जब गैस लॉज एप्लीकेबल होंगे और हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करें, वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिस्टम को एक टर्म समझाई थी कि सिस्टम के अंदर जब कभी भी मैं सिस्टम की बात करूँ तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि ऐसा सिस्टम जिसकी वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है वो आइसोलेटेड होंगी, बेस जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल की होगी, और जो टॉप होगा वो जो पिस्टन होगा वो जो है हमारा मूवेबल, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस मटेरियल का होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने सिस्टम के बारे में आपको समझाई थी। फिर आपको ये भी समझाया था कि सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगी और बाउंड्रीज क्या होंगी। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी और इसमें यूज़ की जाती है। जब हम KMT ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द गैसेस। ठीक है, गैसेस क्या होती हैं। तो गैसेस के अंदर एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, क्योंकि हमें नाम से समझ में आ रहा है आइडियल है, सिर्फ आइडियल का मतलब होता है खैराती, तसव्वुराती। ठीक है, जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, एक इमेजनरी कंडीशन हो। तो एक आप कह लीजिए कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब ऐसी गैस जो कि परफेक्ट हो, और आपको मालूम है 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो डेफिनेशन में मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, ठीक है, obeys या ideal gas are those gas which obeys gas laws at all temperature and pressure। क्या करेंगी? आइडियल गैस या जो है वो तमाम गैस लॉज को ओबे करेंगी। गैस लॉ कितने पढ़े? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एंड रिलेशन उसकी पढ़ी। ये सारे के सारे जो है वो गैस लॉज को क्या करेगी? एप्लीकेबल करेगी, ओबे करेगी। कब, किस कंडीशन में? तमाम टेम्परेचर और प्रेशर में। मतलब आप टेम्परेचर को कम रखें, ज़्यादा रखें, XYZ कुछ भी रखें, गैस लॉज एप्लीकेबल होंगे। गैस लॉज में कोई फॉल्ट डिफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से प्रेशर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, भाई उस पिस्टन के ऊपर आपने प्रेशर रखा है, वो बहुत ज़्यादा वेट रख दिया, तब भी कह रहे हैं कि गैस लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसा हमारी डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक आइडियल गैस है, ये एक तसव्वुराती है, वर्चुअलिटी की एक इमेज बनी हुई है। जबकि रियल गैस क्या होती है? जो कि रियल गैस हमारी जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी जितनी भी रियल गैसेस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि एग्जिस्टेंस होती है इनकी, ये क्या है? ये परमानेंट गैस है, रियल गैस है। उसको हम कहते हैं कि इट ओबे या रियल गैस ओबेज द गैस लॉज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर ये गैस लॉज को ओबे करते हैं, इसके अलावा ये ओबे नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। लो प्रेशर होगा तभी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इस तरह के जो लॉज हैं गैस लॉज, ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, प्रेशर बहुत हाई कर देंगे तो ये लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। अच्छा जी, ये तो हमारी कंडीशन थी। इसके बाद इन कंडीशन के बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब, अगेन द वर्ड काइनेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड काइनीमा, एंड काइनीमा मीन्स मोशन। तो हमने गैसेस की मोशन के बारे में स्टडी करना है कि गैसेस, जो गैसेस हैं वो बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके मोशन किस तरह से होता है।
तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ऑल द पार्टिकल्स, या नंबर 2 को हम पहले पढ़ लेते हैं। It consists of tiny particles, या gases are consist of the tiny particles which is called atoms or the molecules। ठीक है, तो वो एटम और मॉलिक्यूल पर बेस करती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पर बेस करती है। इससे सेकंड पॉइंट हमने कहा कि ऑल पार्टिकल आर कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि इतने कम मास पर वो डिपेंड कर रही होगी, जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा या गैस होगा, ये कोई बल्क फॉर्म में नहीं होगा, या ये कह लीजिए कि ग्राम्स के अंदर, या आप कह लीजिए कि किलोग्राम के अंदर कोई चीज़ नहीं होगी। पॉइंट मास का मतलब होता है बहुत ही कम मास। ठीक है, एज कम्पेयर टू निगेटिव आप कह रहे हैं बहुत कम मास है। जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे आप जो पढ़ चुके गैसेस के अंदर एक ही सिंगल एटम है ना, एक एटम का मास कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, पॉइंट मास होगा वो हर पार्टिकल का, और वो हर पार्टिकल का नाम क्या होगा, मॉलिक्यूल वगैरह होंगे या एटम होंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा मेन पॉइंट है। इसमें कहा जा रहा है कि 3×10⁻25 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल की कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्वांटिटी कितनी है इसको अगर समझना है आपने तो ज़रा इधर देखिए कि एवोगाड्रो हम पढ़ते हैं 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, 6.0 × 10⁻23। इन पार्टिकल को अगर मैं गिनूँ ना, तो मैंने शायद पहले भी आप लोगों को अजम्पशन में बताया था कि ये इतना ह्यूज वैल्यू है कि इसको आप तो खैर कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर सुपर कंप्यूटर भी इसको कैलकुलेट करे तो उसको भी तकरीबन 32,000 ईयर्स चाहिए। 1000 ईयर्स एक सुपर कंप्यूटर को गिनने के लिए इस वैल्यू को। ये बहुत ह्यूज वैल्यू है, इतनी बहुत कम वैल्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पावर कितनी है 23, यहाँ पर पावर कितनी है 25। तो ये इस एवोगाड्रोस नंबर से भी 100 टाइम्स ज़्यादा हुआ। 23 और 25 में कितना फ़र्क है, 2 zeros का, और 2 zeros किस में आते हैं 10⁻2 का मतलब 100। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू है आपकी ये एवोगाड्रोस नंबर से भी 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू है। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर में देयर आर दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल, 3×10⁻, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3×10⁻25 नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर की हम बात करें, क्यूबिक मीटर किसे कहते हैं, क्यूब आपको मालूम है, जस्ट लाइक दिस, एक बॉक्स है क्यूबिक बॉक्स, ये उसकी डायमेंशन जो है वो सेम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इन तमाम की जो वैल्यू है, अब क्यूबिक, ये क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूबिक मीटर कब होगा, क्यूबिक मीटर जब होगा कि जब इनकी जो वैल्यू है, इसकी विड्थ वो भी 1 मीटर हो। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर हो, और इसकी जो हाइट है ये भी 1 मीटर हो। तो इसको हम कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर के जो है ना, इतने बड़े बॉक्स के अंदर या इतने बड़े एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कितने होंगे, वो होंगे 3×10⁻25 नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पार्टिकल। गॉट इट। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या है कि दोज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टेंस। गैसेस में हम पढ़ते हैं ना, तो भाई सॉलिड में क्या होता है, वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, लिक्विड में थोड़े से मॉडरेट, उनमें जो डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। और गैसेस के अंदर क्या होता है, उनका डिस्टेंस और ज़्यादा मजीद बढ़ जाता है। तो जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज होने की जो डिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज हो जाता है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके खुद की डायमेंशन से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके खुद की डायमेंशन कितनी होती है, आपको मालूम है कि साइज ऑफ द एटम कितना है, याद रखिएगा ये साइज, ये वैल्यूज। एटम का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम मीटर।
1 एंगस्ट्रॉम मीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻10 मीटर साइज ऑफ द एटम है, ठीक है। इसी तरीके से इसको इस तरह कह लीजिए, साइज ऑफ एटम अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसी तरीके से द साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, वो होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर, जो कि 10⁻⁻15 मीटर या माइनस समथिंग, किसी बुक में जो है वो -14 मीटर भी लिखा होता है। तो देखिए न्यूक्लियस बहुत छोटा है, -15 में है, और एटम जो है वो थोड़ा सा उससे न्यूक्लियस के कंपेयर में, हमें मालूम है ना न्यूक्लियस के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो भी इतना छोटा है क्योंकि -10 के अंदर उसका वैल्यू है एटम की खुद की। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो पार्ट हमने पढ़ लिया कि 1 क्यूबिक मीटर में इतने वैल्यू होंगे। अब ये कह रहा है कि ये साइज में इनके दरमियान में डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल के दरमियान में, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 2 मॉलिक्यूल के, ये एक मॉलिक्यूल का साइज कितना है, फोर्स यहाँ से यहाँ तक है ना, ये एक मॉलिक्यूल का साइज है, ये एक मॉलिक्यूल का साइज है। इनका जो खुद का साइज है कितना है, -10 के अंदर कितना साइज है, -10, 10⁻−10 की। तो इस -10 से ऐसा नहीं कि दूसरा मॉलिक्यूल इतनी करीब हो, जो इसका खुद का साइज है उसी साइज के बराबर डिस्टेंस पे ये मौजूद, ऐसा नहीं, बल्कि इनके दरमियान का डिस्टेंस इनके खुद की डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, एक मॉलिक्यूल यहाँ हो, एक मॉलिक्यूल यहाँ हो, एक मॉलिक्यूल यहाँ हो, एक यहाँ हो, मतलब इनके आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है कि दिस सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स ओन डायमेंशन या ओन साइज, और वो इनका खुद का साइज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये इसका साइज हो जाएगा। अच्छा नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, मतलब स्ट्रेट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, रैंडम डायरेक्शन कहीं भी जो है वो जिगजैग पाथ में, जिस तरह आपने ब्राउनियन मोशन को डिस्कस किया होगा, हम उसी तरीके से ये इसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि मॉलिक्यूल और मूव इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा इसके साथ याद रखिएगा, एक गैसेस के अंदर जब हम कभी गैसेस की बात करते हैं ना, तो उस गैस के अंदर सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होती, या ये कह लीजिए कि पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा रैंडम डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ उनकी जो मोशन है वो भी लीनियर मोशन नहीं होती, बल्कि उनमें तमाम टाइप ऑफ मोशन शामिल होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, गॉट इट। तो किसी भी गैस के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एज वेल एज दे हैव द all type of motion, translatory motion, translatory motion, vibratory motion and rotatory motion, ठीक है, तीनों टाइप के मोशंस में मौजूद होंगे। लेकिन बट आएगा लिखा, बट देयर इज ओनली द लीनियर मोशन ड्यूरिंग द कोलिजन। भाई गैस में मौजूद है, कंटेनर में गैस रखी हुई है, गैस के अंदर तमाम किस्म के मोशन है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं जिगजैग पाथ में, हाँ, लेकिन जब वो आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन जब ही होगी ना कि एक पार्टिकल सामने से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, वो आपस में आके हेड टू हेड कोलाइड करते हैं। तो हेड टू हेड कोलिजन के अंदर वो रोटेट तो नहीं होगा, रोटेशन में कभी तो कोलिजन नहीं होगी ना, वो कोलिजन कब होगी, जब वो आपस में हेड टू हेड कोलिजन जब भी करेंगे जब उनमें लीनियर मोशन होगा। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कोलिजन की बात करेंगे तो वहाँ पर बॉडी या गैसेस के जो मूवमेंट होगी वो लीनियर होगी, अदरवाइज पूरे कंटेनर के अंदर जो मोशन होगी वो रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है, और रैंडम टाइप ऑफ मोशन भी हो सकती है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, इस बात का रखना है। और ये बात याद रखनी है, कोलिजन के दरमियान सिर्फ क्या होगी, लीनियर मोशन कंसीडर की जाएगी। नंबर 6 पॉइंट क्या है कि हैविंग इलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेगा जब आपस में कोलाइड करे, क्योंकि गैस कंटेनर में गैस मौजूद है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल आपको मालूम है रैंडम डायरेक्शन में जिगजैग पाथ में मूव कर रहे होते हैं। अब जब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे,
ठीक है, तो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, या वो मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक करेगा, या वो मॉलिक्यूल बेस ऑफ द सिलेंडर से स्ट्राइक करेगा, या टॉप से यानी कि पिस्टन ऑफ द सिलेंडर से सिस्टम से स्ट्राइक करेगा। कहीं से भी स्ट्राइक करे, किसी से भी कोलिजन करे, कोलिजन विल रिमेन इलास्टिक कोलिजन, जो कि आप फर्स्ट में पढ़ के आ चुके हो। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि ऐसी कोलिजन कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों सिस्टम का सेम रहेगा। ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और मॉलिक्यूल उस कंटेनर से सिस्टम में ऐसी ही कोलिजन करती है। ठीक है, कभी आपने ऐसा नहीं देखा हो कि आपने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है, गैस रख के आपने सिलेंडर रख दिया और रखा हुआ है, किसी ने कुछ, हमने उसको हिलाया नहीं, रखा हुआ है, वो रखे 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 वो अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, या अचानक से जो है वो उसका टेम्परेचर कम होने लग जाए, या कुछ और उसमें जो है वो चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, उस सिलेंडर को मैं अगर उठाऊं, मूव करूं और उसको जो है जो इस तरह रोटेट करूं, या उसको जो है हिलाना स्टार्ट कर दूं मैं, तो ये मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ। जब एक्सटर्नल फोर्स दूंगा उस सिस्टम को, उस सिलेंडर को, तो उस गैस के अंदर जो है वो इलास्टिक कोलिजन की वजह उसकी एनर्जीज में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके मोशन, क्योंकि मैं वाइब्रेट में एक्सटर्नली फोर्स से करवा रहा हूँ, तो उसके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ जाएगी, तो उसके दूसरे फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर करना है कि कोलिजन के दौरान में क्या होती है, उसकी कोलिजन हमेशा इलास्टिक कोलिजन होगी। किससे? वॉल ऑफ द कंटेनर, पिस्टन ऑफ द कंटेनर, बेस ऑफ द कंटेनर, एंड इवन के ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोलिजन होगी आपस में, वो भी इलास्टिक कोलिजन होगी। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़े। 7 पॉइंट कह रहा है कि दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। कहां पर? पूरी बात पढ़े, कहां पर एक्सर्ट नहीं करेंगे? एक्सेप्ट कोलिजन। मॉलिक्यूल क्या होगा, देखिए मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है, अब वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है जाके वॉल ऑफ द कंटेनर पर। जैसे ही वॉल ऑफ द कंटेनर पर स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा वो बिल्कुल वैसे ही खामोशी से वापस आ जाएगा, उसमें कोई फोर्सेस वगैरह एक्सर्ट नहीं करेगा। फोर्सेस एक्सर्ट जब होंगी कि जब वो कोलिजन करेगा। अब इसको जरा गौर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा डिस्टेंस पे ना, अभी मैंने समझाया कि मॉलिक्यूल आपस में डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस में मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल डिस्टेंस में मौजूद है, तो हमें मालूम है कि ये एटम वगैरह या जो गैसेज वगैरह हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी होंगे, कुछ चार्जेस भी होंगे, पॉसिबिलिटी ना, चार्जेस हो सकते हैं। अगर चार्जेस भी हैं तो इनके दरम्यान क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन भी होनी चाहिए, रिपल्जन भी होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये गैसेज हैं, पूरे पूरे एटम होंगे, तो ये न्यूट्रल होंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, सब न्यूट्रल होंगे, और न्यूट्रल होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ रखे हुए हैं, एक प्लेस पे रखे हुए हैं, विदाउट कोलिजन ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या इसको रिपेल कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जब होगा कि जब इनके दरमियान में कोलिजन होगी, जब जैसे ही कोलिजन होगी तब ये फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज वो अपनी जगह पर रखे हुए हैं तो ये रखे ही रहेंगे, ये कहीं भी किसी पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट दूर रखा हुआ है, दूसरे लोहे को या किसी और ऑब्जेक्ट को या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो अट्रैक्ट कैसे कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में गैसेस मॉलिक्यूल ऐसा नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर्स कब एक्सर्ट करेंगे? इन बिटवीन कोलिजन। ठीक है, दे डू नॉट फोर्स एक्सर्ट एक्सेप्ट कोलिजन, कोलिजन के अलावा कभी फोर्स कहीं भी अप्लाई नहीं करते। लास्ट पॉइंट, न्यूटन मैकेनिक्स। न्यूटन मैकेनिक्स क्या है कि न्यूटन मैकेनिक्स का हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में जितनी भी आपने फिजिक्स पढ़ी वो डिपेंड कर रही थी न्यूटन के ऊपर, और मैकेनिक्स हम कहते हैं मोशन। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो मोशन के लॉज हैं, न्यूटन की जितने भी इक्वेशंस हैं, लॉज हैं, वो रिलेटेड टू द मैकेनिक्स हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन को डील करती हो उसको मैकेनिक्स कहते हैं, और उस पर ज़्यादातर जो काम किया था वो न्यूटन ने किया था, इसलिए उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो न्यूटन मैकेनिक्स लिखूँ या क्लासिकल मैकेनिक्स लिखूँ या लॉज ऑफ न्यूटन लिखूँ, बात एक ही है। तो न्यूटन मैकेनिक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द
मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोशन के ऊपर न्यूटन मैकेनिक एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मास मौजूद होता है और इनकी कुछ वेलोसिटीज़ वगैरह भी होंगी। सारे के सारे लॉज जो है वो, जैसे मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, न्यूटन के लॉज हैं, तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो न्यूटन की जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ी हैं, जो फर्स्ट टाइम आप डिस्कस कर आए हो, वो सारे के सारे लॉज जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। गॉट इट। तो ये था हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन अबाउट आइडियल एंड रियल गैसेस एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और फिर उसको हम आगे जाके और मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। टिल देन, अल्लाह।